अध्याय 26 भाग 2। जब वो कमरे में पहुंचा तो कमरा खाली था। उसने अपना माथा एक पल के लिए पलंग के पास वाली खिड़की के ठंडे कोच से टिका लिया। इससे उसके निशान को ठंडक मिली। फिर वो कपड़े बदलकर पलंग पर चढ़ गया। वो सोचने लगा कि काश उसका सिर दर्द खत्म हो जाए। उसका जी भी मचल रहा था। उसने करवट ली, अपनी आंखें बंद की और लगभग सो गया। वो एक अंधेरे कमरे में खड़ा था जिसमें पर्दे लगे थे। वहां सिर्फ कतार में लगी मोमबत्तियां जल रही थीं। उसके हाथ सामने रखी कुर्सी की पीठ पर भींचे थे। उसके हाथों की उंगलियां बहुत लंबी और सफेद थी, जैसे उन्होंने कई सालों से धूप नहीं देखी हो। कुर्सी के गहरे रंग के मखमल पर उसकी उंगलियां बड़ी बड़ी पीली मकड़ियों की तरह दिख रही थी। कुर्सी के आगे फर्श पर एक काले दुशालों वाला आदमी झुका हुआ था। ऐसा लगता है कि मुझे गलत सलाह दी गई थी, हैरी ने एक ऊंची ठंडी आवाज में कहा, जो गुस्से से भरी हुई थी। फर्श पर झुके आदमी ने कहा, मालिक, मैं माफी चाहता हूँ। मोमबत्ती की रोशनी में उसके सिर का पिछला हिस्सा चमकने लगा। वो कांप रहा था। हैरी ने उसी ठंडी क्रूर आवाज में कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ रुकुट। उसने कुर्सी को छोड़ दिया और उसके पास से घूमकर फर्श पर झुके आदमी के करीब पहुंचा। वो उसके पास खड़ा हो गया और सामान्य से ज्यादा ऊंचाई से नीचे देखने लगा। हैरी ने पूछा, मुझे लगता है कि यही सच है रुकुट। हाँ मालिक, हाँ। आखिर मैं उस विभाग में काम करता था। एवरी ने मुझे बताया कि बोर्ड उसे ला सकता है। मालिक, बोर्ड उसे कभी नहीं ला सकता। बोर्ड जानता होगा कि वो ऐसा नहीं कर सकता। निसंदेह इसलिए वो मेलफॉय के सम्मोहन चाप से इतनी कसकर लड़ा होगा। हैरी फुसफुसाया, खड़े हो जाओ रुकवुड। आदेश का पालन करने की हड़बड़ी में झुका हुआ आदमी गिरते गिरते बचा। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे जो मोमबत्ती की रोशनी से साफ नजर आ रहे थे। खड़े होने के बाद भी वो झुका रहा, जैसे सलाम कर रहा हो। बीच बीच में वो हैरी के चेहरे की तरफ दहशत से देखता जा रहा था। तुमने मुझे ये बताकर अच्छा किया, हैरी ने कहा। ठीक है, ऐसा लगता है कि मैंने बेकार की योजनाओं में इतने महीने बर्बाद कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम दोबारा कोशिश करते हैं। रुकवुड, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट तुम्हारे आभारी हैं। मालिक, हाँ मेरे मालिक, रुकवुड ने कहा, और उसकी आवाज राहत के मारे भर आ रही थी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मुझे उस सारी जानकारी की जरूरत पड़ेगी जो तुम मुझे दे सकते हो। जाहिर है मालिक, जाहिर है। कोई भी काम। बहुत बढ़िया। तुम जा सकते हो। एवरी को मेरे पास भेज देना। रुकवुड ने सलाम किया और दरवाजे के बाहर चला गया। अंधेरे कमरे में हैरी अकेला रह गया। वो दीवार की तरफ मुड़ा। अंधेरे हिस्से में चटका हुआ पुराना आईना दीवार पर टंगा था। हैरी उसकी तरफ बढ़ा। उसका प्रतिबिंब अंधेरे में ज्यादा बड़ा और स्पष्ट होने लगा। उसका चेहरा कंकाल से भी ज्यादा सफेद था। उसकी लाल आंखों में पुतलियों की जगह पर छेद थे। नहीं! क्या हुआ? पास से एक आवाज आई। हैरी पागलों की तरह छटपटाने लगा और पर्दों में उलझकर अपने पलंग से नीचे गिर गया। कुछ पल तक तो वो ये भी नहीं जानता था कि वो कहाँ है। उसे यकीन था कि वो दोबारा उस कंकाल जैसे चेहरे को आईने में देखेगा, लेकिन तभी उसे बहुत करीब से रॉन की आवाज सुनाई दी। तुम पागलों की तरह छटपटाना छोड़ो ताकि मैं बाहर निकल सकूं। रॉन ने पर्दे खींचकर अलग कर दिए और हैरी ने चांदनी में उसे घूर कर देखा। वो पीठ के बल लेटा हुआ था और उसका निशान दर्द के मारे टीस मार रहा था। रॉन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सोने की तैयारी कर रहा था। उसकी एक बाह उसके दुशाले के बाहर थी। रॉन ने हैरी को खड़ा करते हुए कहा, क्या किसी पर फिर हमला हुआ है? क्या डैडी थे? सांप था क्या? नहीं, सभी सकुशल हैं, हैरी ने हाँफते हुए कहा, जिसका माथा आग से जलता हुआ महसूस हो रहा था। बस एवरी सकुशल नहीं है। वो मुश्किल में है। उसने गलत जानकारी दी थी। वोल्डेमॉर्ट सचमुच गुस्सा है। हैरी कराहा और निशान को सहलाता हुआ पलंग पर लुढ़क गया। लेकिन अब रुकवुड वोल्डेमॉर्ट की मदद करने वाला है।
वो दोबारा सही रास्ते पर आ गया है। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? रॉन ने डरी आवाज में कहा। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुमने अभी अभी तुम जानते हो कौन को देखा है? अब मैं ही तुम जानते हूँ कौन था, हैरी ने कहा, और उसने अपने हाथ अंधेरे में फैलाकर अपने सामने कर लिए ताकि वो ये तसल्ली कर सके कि वे सफेद और लंबी उंगलियां वाले तो नहीं हैं। वो रुकवुड के साथ था। याद है, रुकवुड प्राणभक्षी है और अज़्काबान से फरार हो चुका है। रुकवुड ने उसे अभी अभी बताया है कि वो बोर्ड बोर्ड वो काम नहीं कर सकता था। क्या नहीं कर सकता था? किसी चीज को लाना था। उसने बताया कि बोर्ड जानता होगा कि वो ये काम नहीं कर सकता था। बोर्ड सम्मोहन शाप के वश में था। उसने कहा था कि मेलफॉय के डैडी ने उसे ये शाप दिया था। बोर्ड पर किसी चीज को लाने के लिए सम्मोहन किया गया था? रॉन ने पूछा। लेकिन हैरी, ये तो हथियार होगा। हैरी ने उसके अधूरे वाक्य को पूरा कर दिया। मैं जानता हूँ। कमरे का दरवाजा खुला। डीन और सीमस अंदर आ गए। हैरी ने अपने पैर उछालकर पलंग पर कर लिए। वो इस तरह नहीं दिखना चाहता था जैसे कोई अजीब बात हुई हो, क्योंकि सीमस ने अभी अभी ये सोचना बंद किया था कि हैरी का दिमाग चल गया है। क्या तुम ये कह रहे हो? रॉन बुदबुदाया, और उसने पलंग के पास वाली टेबल पर रखे जग से पानी लेने के बहाने से अपना सिर हैरी के पास कर लिया। कि तुम जानते हो कौन तुम ही थे? हाँ, हैरी ने धीरे से कहा। रॉन ने पानी का एक बड़ा घूंट लिया जो उसकी ठुड्डी से बहता हुआ सीने तक आ गया। जब डीन और सीमस आवाजें करते हुए इधर उधर घूमने लगे और दुशाले उतारते समय बातें करने लगे, तो रॉन बोला, तुम्हें ये बात डंबलडोर को बतानी चाहिए थी। मैं किसी को नहीं बताने वाला, हैरी ने कहा। अगर मैं गुप्त विद्या में निपुण हो जाता तो ये सब नहीं देख पाता। मुझे अब तक इस चीज को बाहर रखना सीख लेना चाहिए था। वे यही चाहते हैं। वे वे से उसका मतलब डंबलडोर से था। वो अपने पलंग पर दोबारा चला गया और रॉन की तरफ पीट करके लेट गया। कुछ समय बाद उसे रॉन के गद्दे के चरमराने की आवाज आई। वो समझ गया कि रॉन भी लेट गया है। हैरी के माथे का निशान दोबारा जलने लगा। उसने अपनी आवाज दबाने के लिए अपने तकिए को कसकर काटा। वो जानता था कि कहीं पर एवरी को सजा दी जा रही है। हैरी और रॉन ने हरमाइनी को सारी बातें बताने के लिए अगली सुबह ब्रेक के वक्त तक का इंतजार किया। वो ये पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई उनकी बात न सुन सके। ठंडे और हवादार कोने में खड़े खड़े हैरी ने उसे अपने सपने का हर विवरण बताया। उसकी बात पूरी होने के बाद हरमाइनी थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली। वो फ्रेड और जॉर्ज की तरफ दर्द भरी नजरों से घूरती रही। वे दोनों सिरविहीन दिख रहे थे और अहाते के दूसरे कोने पर अपने चोगों के अंदर जादुई हैट बेच रहे थे। आखिरकार हरमाइनी ने फ्रेड और जॉर्ज से अपनी निगाह हटाते हुए धीरे से कहा, तो उन्होंने उसे इसलिए मारा था। जब बोर्ड ने उस हथियार को चुराने की कोशिश की तो उसके साथ कोई अजीब घटना हुई। मैं सोचती हूँ कि हथियार पर सुरक्षात्मक मंत्र होंगे ताकि लोग उसे छू ना पाए, इसलिए वो सेंट मंगोज में भर्ती था। उसका दिमाग विचित्र हो गया था और वो बोल नहीं सकता था। लेकिन याद है उपचारक ने हमें क्या बताया था? वो ठीक हो रहा है और अपराधी उसे ठीक होने देने का जोखिम नहीं ले सकता था, है ना? मेरा मतलब है, जब बोर्ड ने उस हथियार को छुआ होगा तो जो भी अजीब चीज हुई होगी उसके सदमे से शायद सम्मोहन शाप का प्रभाव खत्म हो गया होगा। अगर उसकी आवाज लौट आती तो वो बता सकता था कि वो क्या कर रहा है। अगर उसकी आवाज लौट आती तो वो बता सकता था कि वो क्या कर रहा था, है ना? तब सबको पता चल जाता कि उसे हथियार चुराने के लिए भेजा गया था। जाहिर है लूसियस मेलफॉय के लिए उसे शाप देना बहुत ही आसान रहा होगा। वो हमेशा मंत्रालय में ही तो रहता है ना? वो मेरी सुनवाई वाले दिन भी वहीं पर मंडरा रहा था, हैरी ने कहा। अरे, थोड़ा रुको, उसने धीरे से कहा। वो उस दिन रहस्य विभाग वाले गलियारे में था। तुम्हारे डैड ने कहा था कि वो शायद चोरी के लिए
तुम्हारे डैड ने कहा था कि वो शायद चोरी से ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी सुनवाई में क्या हुआ था। लेकिन मान लो। स्टर्गिस, हरमाइनी ने स्तब्ध होते हुए कहा। रॉन ने हैरानी से पूछा, क्या कहा? स्टर्गिस पोडमोर, हरमाइनी ने कहा, किसी दरवाजे के भीतर घुसने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार हुआ था। लूसियस मैल्फॉय ने उसे भी सम्मोहन शाप दिया होगा। मैं शर्त लगाती हूं कि उसी दिन तुमने उसे वहां देखा होगा हैरी। स्टर्गिस के पास मूडी का अदृश्य चोगा था, ठीक है? अगर वो अदृश्य होकर दरवाजे के पास पहरे दे रहा होगा, तो हो सकता है कि मेलवॉय ने उसके हिलने की आवाज सुन ली हो, या अंदाजा लगा लिया हो कि कोई वहां पर था, या फिर इस अंदाजे से सम्मोहन शाप दे दिया हो कि वहां पर कोई पहरेदार होगा। इसके बाद जब स्टर्गिस को मौका मिला, शायद ये उसकी गार्ड ड्यूटी की बारी होगी, तो उसने वोल्डेमॉर्ट के लिए हथियार चुराने के उद्देश्य से विभाग में घुसने की कोशिश की थी। रॉन, डरो मत। लेकिन उसे पकड़ लिया गया, अस्काबान भेज दिया गया। उसने हैरी की तरफ देखा। और और अब रुकवुड ने वोल्डेमॉर्ट को बता दिया है कि हथियार तक कैसे पहुंचना है। मैं पूरी बात नहीं सुन पाया, लेकिन ऐसा ही लग रहा था, हैरी ने कहा। रुकवुड वहां काम करता था। शायद वोल्डेमॉर्ट ने रुकवुड की ये काम करने के लिए शायद वोल्डेमॉर्ट ने रुकवुड को ये काम करने के लिए भेजा होगा। हरमाइनी ने सिर हिलाया। वो उस गहरी सोच में डूबी रही। फिर अचानक वो बोली, लेकिन हैरी, तुम्हें यह सब नहीं देखना चाहिए था। क्या? हैरी ने हैरानी से पूछा। हरमाइनी गंभीर दिखते हुए बोली, तुम तो ये सीख रहे थे कि तुम्हें इस तरह की चीजों के प्रति अपना दिमाग बंद कैसे रखना है। हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन देखो, मुझे लगता है कि अभी अभी तुमने जो देखा है उसे हमें भूलने की कोशिश करनी चाहिए, हरमाइनी ने दृढ़ता से कहा। और तुम्हें आगे से गुप्त विद्या सीखने में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। हैरी हरमाइनी से इतना गुस्सा हो गया कि उसने रात तक उससे बात नहीं की। उसका दिन बहुत बुरा साबित हुआ। जब विद्यार्थी गलियारों में फरार प्राण भक्षियों के बारे में बातें नहीं कर रहे थे, तो वे मेहनत कश के खिलाफ हुए मैच में गरुड़ द्वार के बुरे प्रदर्शन पर हंस रहे थे। नाग शक्ति के लोग विजली हमारा राजा है इतनी जोर जोर से बार बार गा रहे थे कि शाम तक फ्लिच ने चिढ़कर गलियारे में उसे गाने पर प्रतिबंध लगा दिया। उस सप्ताह स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। हैरी को काढ़े में 2 और डी मिले। उसे अब भी ये चिंता सता रही थी कि हैग्रिड को निकाला जा सकता है। इसके अलावा वो उस सपने के बारे में सोचता रहा जिसमें वो वोल्डेमॉर्ट बन गया था। हालांकि उसने रॉन और हरमाइनी से दोबारा इसका जिक्र नहीं किया। वो हरमाइनी की एक और झिड़की नहीं सुनना चाहता था। उसका मन बहुत था कि वो सीरियस से इसके बारे में बात करे, लेकिन उसका तो सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए उसने मामले को अपने मस्तिष्क के पीछे धकेलने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उसके दिमाग का पीछे वाला हिस्सा भी अब उतना ही सुरक्षित नहीं था जितना पहले हुआ करता था। उठो पॉटर। रुकवुड के सपने के 2 सप्ताह बाद हैरी एक बार फिर स्नैप के ऑफिस के फर्श पर घुटनों के बल बैठा था और अपने मस्तिष्क की यादों को हटाने की कोशिश कर रहा था। उसे एक बार फिर बहुत शुरुआती यादें आ गई थी जिनके बारे में उसे पता भी नहीं था। इनमें से ज्यादातर उस अपमान के बारे में थी जो डडली और उसका गैंग अक्सर प्राइमरी स्कूल में करते थे। वो आखिरी याद, स्नैप ने कहा। वो क्या थी पॉटर? क्या पता, हैरी ने कहा। वो उठकर खड़ा हो गया। अब उसे छवियों और ध्वनियों के अंबार में से यादों को अलग अलग करने में बहुत मुश्किल आ रही थी। आपका मतलब है वो वाली जिसमें मेरे कजिन ने मुझे टॉयलेट में खड़ा करने की कोशिश की थी? नहीं, स्नैप ने धीरे से कहा। वो वाली जिसमें एक अंधेरे कमरे के बीच में एक आदमी झुका हुआ था, हैरी ने कहा। अ, वो वो कुछ नहीं था। स्नैप की काली आंखें हैरी की आंखों से मिली। हैरी को स्नैप की बात याद थी कि आंखों का संपर्क गुप्त घुसपैठ के लिए अनिवार्य है। इसलिए वो पलकें झपकाकर दूसरी तरफ देखने लगा। स्नैप ने पूछा, वो आदमी और वो कमरा,
तुम्हारे दिमाग के भीतर कैसे आए, पॉटर? अ, हैरी ने स्नैप को छोड़कर बाकी हर तरफ देखते हुए कहा, ये तो ये तो एक सपना था जो मैंने देखा था। सपना? स्नैप ने दोहराया। एक पल के लिए खामोशी छाई रही, जिस दौरान हैरी लगातार एक बड़े भूत मेंढक को घूरता रहा, जो बैंगनी द्रव वाले जार में पड़ा था। तुम जानते हो कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, है ना पॉटर? स्नैप ने धीमी और खतरनाक आवाज में पूछा। तुम जानते हो कि मैं इस नीरस काम में अपनी शाम में क्यों बर्बाद कर रहा हूं? हाँ, हैरी ने कहा। मुझे बताओ पॉटर कि हम यहां पर क्यों हैं। ताकि मैं गुप्त विद्या सीख सकूं, हैरी ने कहा, जो एक मरी हुई ईल को घूर रहा था। सही कहा पॉटर। हम्म, हालांकि तुम मंदबुद्धि हो। हैरी ने स्नैप की तरफ नफरत से देखा। लेकिन मैं सोचता था कि 2 महीने तक सिखाने के बाद तुमने थोड़ी बहुत प्रगति की होगी। शैतानी शहंशाह के बारे में तुमने और कितने सपने देखे हैं? बस वही वाला, हैरी ने झूठ बोल दिया। स्नैप ने अपनी काली ठंडी आंखों को थोड़ा सिकोड़ते हुए कहा, शायद तुम्हें इन सपनों को देखने में मजा आता होगा पॉटर। शायद इनसे तुम खुद को खास या महत्वपूर्ण समझते होगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, हैरी ने कहा। उसका जबड़ा कस गया और उसकी उंगलियां उसकी हथेली के हत्थे पर कस गईं। ठीक है पॉटर, स्नैप ने ठंडेपन से कहा, क्योंकि तुम न तो खास हो और ना ही महत्वपूर्ण। और ये पता लगाना तुम्हारा काम नहीं है कि शैतानी शहंशाह अपने प्राण भक्षियों से क्या कहते हैं। हैरी ने कह दिया, नहीं, ये तो आपका काम है ना? वो ये बात नहीं कहना चाहता था। ये तो गुस्से में उसके मुंह से निकल गई थी। एक लंबे समय तक वे एक दूसरे की तरफ घूरते रहे। हैरी जानता था कि वो बहुत ज्यादा दूर चला गया था, लेकिन स्नैप के चेहरे पर एक अजीब, लगभग संतुष्टि के भाव थे। जब उन्होंने आगे कहा, हाँ पॉटर, उन्होंने कहा, और उनकी आंखें चमकने लगी, ये मेरा काम है। अब अगर तुम तैयार हो तो हम दोबारा शुरू करते हैं। उन्होंने अपनी छड़ी दोबारा उठा ली। 1, 2, 3, गुप्त घुसपैठ। 100 दंभिशाच मैदान में झील के पार से हैरी की तरफ उड़कर आ रहे थे। उसने अपना चेहरा एकाग्रता में सिकोड़ लिया। वे अब करीब आ रहे थे। उसे उनके नकाब के नीचे काले छेद दिख रहे थे, लेकिन उसे अपने सामने खड़े स्नैप भी दिख रहे थे। उनकी आंखें हैरी के चेहरे पर जमी थी और वे धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे। और ना जाने क्यों स्नैप ज्यादा स्पष्ट होते जा रहे थे तथा दम पिशाच धुंधले पड़ते जा रहे थे। हैरी ने अपनी छड़ी उठा ली। रक्षा कवच! स्नैप लड़खड़ा गए। उनकी छड़ी ऊपर की तरफ उठी और हैरी से दूर चली गई। अचानक हैरी के दिमाग में ऐसी यादें भर गईं जो उसकी नहीं थी। मुड़ी नाक वाला एक आदमी एक झुकी हुई औरत पर चिल्ला रहा था, जबकि काले बालों वाला एक छोटा लड़का एक कोने में रो रहा था। एक चिपचिपे बालों वाला किशोर अंधेरे बेडरूम में अकेला बैठा था और अपनी छड़ी छत की तरफ लहराकर मक्खियां मार रहा था। एक लड़की हंस रही थी जब एक दुबला पतला लड़का जादुई झाड़ू पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। बस! हैरी को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने पर जमकर प्रहार कर दिया हो। वो लड़खड़ा कर कई कदम पीछे चला गया। वो स्नैप के कमरे की दीवारों से टिके हुए शेल्फों से जा टकराया और उसे किसी चीज के तड़पने की आवाज सुनाई दी। स्नैप थोड़ा कांप रहे थे और उनका चेहरा बहुत सफेद था। हैरी के दुशाले के पीछे वाला हिस्सा गीला हो गया था। टकराने के कारण उसके पीछे का एक जार टूट गया था और वो उसका चिपचिपा द्रव हैरी के दुशाले पर लग गया था। मरम मत हो, स्नैप ने कहा और जार दोबारा ठीक हो गया। अच्छा पॉटर,
इस बार निश्चित रूप से सुधार था। धीरे धीरे हाँफते हुए स्नैप ने उस स्मृति पात्र को सीधा किया जिसमें उन्होंने पढ़ाना शुरू करने से पहले एक बार फिर अपने विचार रख दिए थे। वे एक तरह से ये जांच कर रहे थे कि वे विचार अब भी वही थे या नहीं। स्नैप ने आगे कहा, मुझे याद नहीं पॉटर कि मैंने तुम्हें बताया था कि कवच सम्मोहन का प्रयोग करना है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह प्रभावी था। हैरी कुछ नहीं बोला। उसे महसूस हुआ कि बोलना खतरनाक हो सकता है। उसे यकीन था कि उसने अभी अभी स्नैप की यादों को तोड़ दिया था और उसके बचपन के दृश्य को देख लिया था। वो सोचना दहशत भरा था कि जो छोटा लड़का अपने माता पिता को लड़ते देखकर रो रहा था, वो अपनी आंखों में नफरत लिए उसके सामने खड़ा था। स्नैप ने कहा, हम दोबारा कोशिश करते हैं, ठीक है? हैरी दहशत में आ गया। उसे पूरा यकीन था कि अभी अभी जो हुआ था, अब उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे उसी स्थिति में आ गए जबकि उनके बीच डेस्क थी। हैरी को महसूस हुआ कि इस बार दिमाग खाली करना उसके लिए पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। 3 की गिनती पर स्नैप ने अपनी छड़ी एक बार फिर उठाते हुए कहा, 1, 2। हैरी को संभलने और दिमाग को खाली करने का जरा भी समय नहीं मिला। इससे पहले स्नैप चिल्ला उठे, गुप्त घुसपैठ। वो गलियारे में रहस्य विभाग की तरफ चला जा रहा था। पत्थर की दीवारों के पार, मशालों के पार, सूना काला दरवाजा अब बड़ा होता जा रहा था। वो इतनी तेजी से चल रहा था कि वो इससे टकराने वाला था। वो उससे कुछ दूर था और एक बार फिर उसकी हल्की नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। दरवाजा खुल गया। वो आखिर उसके पार निकल गया और एक काली दीवार तथा फर्श वाले गोलाकार कमरे में पहुंच गया जिसमें नीली रोशनी वाली मोमबत्ती जल रही थी और उसके चारों तरफ बहुत से दरवाजे थे। उसे जाना था, लेकिन उसे किस दरवाजे से जाना चाहिए? पॉटर। हैरी ने अपनी आंखें खोली। वो दोबारा चित्त लेटा हुआ था और उसे यह भी याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा था। वो इस तरह हाँफ रहा था जैसे वो सचमुच रहस्य विभाग के गलियारे में दौड़कर काले दरवाजे से होता हुआ गोलाकार कमरे में पहुंचा हो। इसका कारण बताओ, स्नैप गुस्से से उससे पूछ रहे थे। मुझे मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, हैरी ने खड़े होते हुए सच बोल दिया। जमीन से टकराने के कारण उसके सिर के पीछे एक घुमड़ हो गया था और उसे बुखार जैसा महसूस होने लगा। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब है, मैंने आपको बताया था कि मैंने दरवाजे के बारे में सपना भी देखा था, लेकिन ये पहले कभी खुला नहीं दिखा। तुम अच्छी तरह मेहनत कर रहे हो पॉटर। किसी कारण स्नैप 2 मिनट पहले से भी ज्यादा गुस्से में दिखने लगा जब हैरी ने अपने टीचर की यादों को देख लिया था। पॉटर, तुम इतने आलसी और लापरवाह हो, कोई हैरानी नहीं कि शैतानी शहंशाह। क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं सर? हैरी ने तैश में आते हुए कहा। आप वोल्डेमॉर्ट को शैतानी शहंशाह क्यों कहते हैं? मैंने सिर्फ प्राण भक्षियों को ही ऐसा कहते सुना है। स्नैप ने गुर्राते हुए अपना मुंह खोला। तभी कमरे के बाहर किसी औरत की चीख सुनाई दी। स्नैप का सिर ऊपर की तरफ हो गया और वे छत को घूरने लगे। उन्होंने बुदबुदाया, क्या हुआ? हैरी को दबा हुआ शोर सुनाई दे रहा था जो प्रवेश हॉल की तरफ आ रहा था। स्नैप की ने त्योरियां चढ़ाकर उसकी तरफ देखा। पॉटर, जब तुम यहां आ रहे थे तब क्या तुमने कोई असामान्य चीज देखी थी? हैरी ने अपना सिर इनकार में हिला दिया। उनके ऊपर कहीं पर वो औरत दोबारा चीखी। स्नैप अपने ऑफिस के दरवाजे तक गए, अपनी छड़ी तैयार की और वे बाहर निकलकर ओझल हो गए। हैरी एक पल के लिए झिझका और फिर भी वो भी उनके पीछे चला गया। सचमुच चीखें प्रवेश हॉल की तरफ से ही आ रही थी। जब हैरी तहखाने के ऊपर जाने वाली पत्थर की सीढ़ियों की तरफ गया तो चीखें तेज हो गईं
ऊपर पहुंचने पर उसने देखा कि प्रवेश हॉल खचाखच भरा था। बड़े हॉल में डिनर चल रहा था और बहुत से विद्यार्थी वहां से बाहर निकलकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है। विद्यार्थी संगमरमर की सीढ़ियों पर ठसाठस खड़े थे। हैरी नाग शक्ति के विद्यार्थियों के समूह को धकाता हुआ आगे बढ़ा। उसने देखा कि देखने वालों ने एक बड़ा गोला बना लिया। उनमें से कुछ सदमे में थे, जबकि बाकी डरे हुए थे। प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी के सामने हॉल के दूसरे छोर पर थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस दृश्य से उन्हें घिन हो रही थी। प्रोफेसर ट्रिलोनी प्रवेश हॉल के बीच में खड़ी थी। उनके एक हाथ में छड़ी थी और दूसरे में शेरी की बोतल। वे पूरी तरह पगलाई हुई दिख रही थी। उनके बाल खड़े हुए थे। उनका चश्मा तिरछा था, जिससे एक आंख दूसरे से ज्यादा बड़ी दिख रही थी। उनके बहुत से शॉल और स्कार्फ उनके कंधे पर बेतरतीब लटक रहे थे, जिससे ये पता चल रहा था कि वे बेकाबू हो चुकी थी। उनके पास फर्श पर दो बड़े संदूक रखे थे, जिनमें से एक उल्टा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन संदूकों को किसी ने उनके पीछे नीचे फेंका हो। प्रोफेसर ट्रिलोनी दहशत में सीढ़ियों के नीचे खड़ी किसी चीज को घूर रही थी, जिसे हैरी नहीं देख पाया। नहीं, वे चीखी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं, मैं इसे मानने से इनकार करती हूँ। तुम्हें इसके होने का एहसास नहीं था? एक लड़की जैसी आवाज आई, जिसमें निष्ठुरता और आनंद की झलक थी। हैरी थोड़ी दाईं तरफ हो गया। उसने देखा कि ट्रिलोनी दहशत में जिसे देख रही थी, वे और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर अम्बरिश थी। हालांकि तुम कल के मौसम की भी भविष्यवाणी नहीं कर सकती हो, लेकिन तुम्हें निश्चित रूप से इस बात का एहसास तो हो ही जाना चाहिए था कि मेरे इंस्पेक्शनों ने तुम्हारे खराब प्रदर्शन और सुधार की कमी को देखते हुए ये अनिवार्य था कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। प्रोफेसर ट्रिलोनी चीखी और उनके बड़े चश्मे के पीछे से आंसू निकलकर उनके चेहरे पर बहने लगे। आप मुझे आप मुझे नहीं निकाल सकती। मैं यहाँ पर 16 साल से हूँ। हॉगवर्ट्स मेरा घर है। वो तुम्हारा घर था, प्रोफेसर अम्बरिज ने कहा। हैरी ने नफरत से उनके मेंढकी जैसे चेहरे पर झलकते आनंद को देखा जब वे प्रोफेसर ट्रिलोनी को सुबकते हुए और संदूक पर बैठते हुए देखती रहीं। 1 घंटे पहले तक वो तुम्हारा घर था, जब जादू मंत्री ने तुम्हारी बर्खास्तगी के आदेश पर अपनी मोहर लगाई। अब मेहरबानी करके चली जाओ। तुम हमें शर्मिंदा कर रही हो। लेकिन वे बहुत कुटिल आनंद से देखती रही जब प्रोफेसर ट्रिलोनी कांपी और कराहती हुई अपने संदूक पर आगे पीछे हुई। हैरी को बाईं तरफ एक दबी हुई सिसकी सुनाई दी। उसने घूम कर देखा। लेवेंडर और पार्वती धीरे धीरे रो रही थी तथा एक दूसरे को सहारा दे रही थी। फिर उसे कदमों की आहट सुनाई दी। प्रोफेसर मैकगोनागल भीड़ के बीच में से निकलकर प्रोफेसर ट्रिलोनी की तरफ आ रही थी। वे उनकी पीठ थपथपा रही थी और अपने दुशालों से एक बड़ा रुमाल निकाल रही थी। देखो सिविल, शांत रहो। इससे अपनी नाक साफ कर लो। ये उतना बुरा नहीं है जितना कि तुम सोच रही हो। तुम्हें हॉगवर्ट्स से नहीं जाना पड़ेगा। क्या सचमुच प्रोफेसर मैकगोनागल? अम्बरिज ने जहरीली आवाज में कहा और कुछ कदम आगे बढ़ाए। आपको ऐसा कहने का क्या अधिकार है? अधिकार मेरा है, एक गहरी आवाज आई। बलूत की लकड़ी का सामने वाला दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पास के विद्यार्थी रास्ते से हट गए जब डंबलडोर वहां पर नजर आए। वे मैदान में क्या कर रहे थे, ये हैरी को पता नहीं था, लेकिन दरवाजे की चौखट पर अजीब सी धुंधली रोशनी में उन्हें देखना बहुत प्रभावी था। दरवाजे को अपने पीछे खुला छोड़कर वे दर्शकों के गोले के बीच से तेजी से चलते हुए प्रोफेसर ट्रिलोनी के पास आए, जो आंसुओं के बीच अपने संदूक पर बैठकर कांप रही थी। आपका प्रोफेसर टम्बलडोर? अम्बरिज ने बहुत ही अप्रिय हंसी के साथ कहा। मुझे लगता है कि आप स्थिति को समझ नहीं रहे हैं। मेरे पास, उन्होंने अपने दुशालों में से एक चर्म पत्र निकाला, बर्खास्तगी का आदेश है जिस पर मेरे और जादुई मंत्री दोनों के हस्ताक्षर हैं। शैक्षणिक कानून क्रमांक 23 के अनुपालन में हॉगवर्ट्स के सर्वोच्च प्रशासक को, यानी मुझे, किसी भी ऐसे टीचर को इंस्पेक्शन करने, प्रोबेशन पर रखने और निकालने का अधिकार है जो जादुई मंत्री द्वारा अपेक्षित मानदंडों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हों। मैंने ये फैसला कर लिया है कि प्रोफेसर ट्रिलोनी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। मैंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है।
हैरी ये देखकर बहुत हैरान रह गया कि इसके बाद भी डंबलडोर मुस्कुराते रहे। उन्होंने प्रोफेसर ट्रिलोनी की तरफ देखा, जो अब भी अपने संदूक पर बैठकर सुबक रही थी। फिर वे बोले, आप ठीक कह रही हैं प्रोफेसर अम्बरिज। सर्वोच्च प्रशासक होने के नाते आपको मेरे टीचर्स को बर्खास्त करने का पूरा अधिकार है। बहरहाल, आपको उन्हें महल से निकालने का अधिकार नहीं है। मुझे यकीन है, उन्होंने थोड़ा सिर झुकाते हुए कहा, कि ऐसा करने की शक्ति अब भी यहाँ के हेडमास्टर के पास है। और मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर ट्रिलोनी हॉगवर्ट्स में ही रहे। यह सुनकर प्रोफेसर ट्रिलोनी पागलों की तरह हंसी। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी डंबलडोर, मैं हॉगवर्ट्स छोड़ दूंगी, मैं कहीं और अपनी किस्मत आजमाऊंगी। नहीं, डंबलडोर ने तीखी आवाज में कहा, मेरी इच्छा है कि तुम यहीं रहो सिबिल। वे प्रोफेसर मैकगोनागल की तरफ मुड़े। प्रोफेसर मैकगोनागल, क्या आप सिबिल के साथ ऊपर वाली मंजिल तक जाएंगी? जाहिर है, मैकगोनागल ने कहा। चलो सिबिल, ऊपर चलते हैं। प्रोफेसर स्प्राउट भीड़ के बीच से तेजी से आगे गईं और उन्होंने प्रोफेसर ट्रिलोनी की दूसरी बांह थाम ली। दोनों ट्रिलोनी को अम्बरिज के पास से निकालकर संगमरमर की सीढ़ियों के ऊपर ले गईं। प्रोफेसर फ्लिटविक अपनी छड़ी सामने रखकर उनके पीछे पीछे गए। उन्होंने कहा, चली तो संदूक। प्रोफेसर ट्रिलोनी का संदूक हवा में उठकर उनके पीछे पीछे सीढ़ियों पर जाने लगा। प्रोफेसर फ्लिटविक छड़ी उठाकर सबके पीछे चल रही थी। प्रोफेसर अम्बरिज बिल्कुल स्थिर खड़ी होकर मुस्कुराते डंबलडोर को घूर रही थी। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, हालांकि उनकी बात पूरे प्रवेश हॉल में सुनाई दे रही थी। आप उनका क्या करेंगे? जब मैं ज्योतिष के किसी नए टीचर को नियुक्त कर दूंगी तो उसके रहने के लिए कमरे की जरूरत होगी। ओह, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डंबलडोर ने खुशी से कहा। देखिए, मैंने पहले ही ज्योतिष का एक नया टीचर खोज लिया है और उसे ग्राउंड फ्लोर पर रहना ही पसंद है। आपने खोज लिया है? अम्बरिज ने तीखी आवाज में कहा। आपने खोज लिया है डंबलडोर? क्या मैं आपको याद दिला सकती हूं कि शैक्षणिक कानून क्रमांक 22 के अनुपालन में मंत्रालय को किसी उपयुक्त उम्मीदवार को नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन तभी और सिर्फ तभी जब हेडमास्टर किसी को न खोज पाए, डंबलडोर ने कहा। और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि इस बार मैं कामयाब हो गया। क्या मैं आपका परिचय नए टीचर से करवा सकता हूं? वे सामने खुले दरवाजे की तरफ मुड़े, जिसमें से रात की धुंध तैरती हुई अंदर आ रही थी। हैरी को टापों की आवाजें सुनाई दी। हॉल में चारों तरफ सदमे भरी बुदबुदाहट होने लगी और दरवाजे के पास खड़े विद्यार्थी जल्दी से पीछे हट गए। उनमें से कुछ तो आने वालों के लिए रास्ता खाली करने की जल्दी में गिरते गिरते बचे। धुंध से एक चेहरा बाहर निकला, जिससे हैरी ने एक बार पहले अंधेरे जंगल में खतरनाक रात को देखा था। सुनहरे सफेद बाल और बिल्कुल नीली आंखें, आदमी का सिर और धड़, जिसके नीचे घोड़े के पैर थे। वो फ्रेंच हैं, डंबलडोर ने स्तब्ध अम्बरिज से चहकते हुए कहा। मुझे लगता है कि आपको ये उपयुक्त लगेगा।